हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। आज हम लोग बहुत बेहतरीन 12 का एक चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा। इसमें आप ध्यान रखना कि दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन कंपटीशन में रहेगा। जेईई में एक क्वेश्चन दोनों से रहेगा और नीट में भी दोनों से रहेगा। बोर्ड में 7-8 मार्क्स का इस चैप्टर से रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पहले इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसको हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसको है, तो इसमें दो पॉइंट याद रखना कि इसमें कन्वर्जन होता है एनर्जी का। ठीक है ना, एनर्जी का कन्वर्जन होता है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में कन्वर्जन होगा तो दोनों को हम लोग प्रोसेस अलग अलग बनाएंगे तो क्या कहेंगे। तो समझ में आना चाहिए बात को कि सिर्फ याद रखना कि फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों को एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके आधार पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग दो पॉइंट में बांटे हुए हैं। ठीक है, दो पार्ट से। पहला पार्ट है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, और डिटेल स्टडीज को हम लोग आगे करेंगे। और दूसरा पॉइंट होगा, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो सेल यूज होता है उस सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सिंपल इसमें 3 पॉइंट हम अभी बताएं, आप तीनों को याद रखना। पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करना है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं। एक पार्ट में होता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। तो केमिकल जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बहुत सारा नाम है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उस पर भी। ठीक है, और दूसरा जो होता है कि इलेक्ट्रिकल जब केमिकल में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह इलेक्ट्रोलाइसिस है। जैसे देखो, यहां हम लेते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी जब यह कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इसी को हम लोग पार्ट 1 कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक है, और जब फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों ही पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो सेल यूज करते हैं उस सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो टोटल जो डिस्कशन होने वाला है वो इसी दोनों टॉपिक पर होने वाला है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है, यह वर्क कैसे करता है। ठीक है, दूसरा जो इसका पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इसका वर्क कैसे हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सीरीज क्या है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग इसी के रिलेटेड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा सेल को हम लोग रिचार्ज करते हैं, कौन सा सेल रिचार्ज नहीं होता है, रीयूज किसको कर सकते हैं, रीयूज किसको नहीं कर सकते हैं। तो
4-5 बेहतरीन पॉइंट है इसमें पढ़ने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी जेई का शिफ्ट हो तो एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से होगा और एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस से होगा। ठीक है, इस चैप्टर से कम 2 होगा। ठीक, नीट में इस चैप्टर से कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ देता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन भी इस चैप्टर में इंक्लूड है। हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन पर, तो वहां ध्यान देना। तो हम अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का 3-4 नाम से हम लोग जानते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं, इसको हम लोग वोल्टेज सेल कहते हैं, और हम लोग इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सब नाम का मीनिंग एक ही होगा। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, हम डायग्राम भी बनाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा वो 2 हाफ सेल से बना हुआ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 हाफ सेल से बना हुआ होगा। ठीक है, उसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू साइड हम लोग उसका साइन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 2 हाफ सेल में एक को कहते हैं एनोड। तो एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव होता है, कारण भी बताएंगे कि नेगेटिव क्यों होता है। दूसरा ध्यान में रखना, दूसरे को हम लोग कहते हैं कैथोड, और कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव होता है। ठीक, जब एनोड और कैथोड दोनों पर रिएक्शन होगा और दोनों रिएक्शन को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन के बाद करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, उस टोटल प्रेशर को हम लोग कहते हैं कि यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो देखो क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 हाफ सेल से बना हुआ होता है। एक को कहते हैं एनोड। ठीक है, एनोड में याद रखना नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, हालांकि एनोड ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, बावजूद इसके यहाँ नेगेटिव होगा। क्यों होता है इस पर चर्चा करेंगे हम। दूसरा जो है वो है कैथोड, और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक ना, सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब दोनों ही इलेक्ट्रोड पर अलग अलग केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि रिडॉक्स काइंड ऑफ रिएक्शन है। हम बताते हैं थोड़ा देर, आप इंतजार कीजिए। उसके बाद देखो कि यहां पर जब 2 हाफ सेल है तो 2 तरह का रिएक्शन भी होगा। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होगा, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होगा। जैसे अगर कोई हम सेल अभी रफली हम ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसको एनोड मानते हैं, यह हमारा एनोड है, और इसको हम लोग मानते हैं कि यह कैथोड है। ठीक है ना, तो एनोड पर जो भी इलेक्ट्रोड होगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का छोटा सा मीनिंग समझ लो कि वैसे प्रोसेस जिसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको हम लोग कहते हैं कि रिडक्शन होगा। और जब दोनों हाफ सेल को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो सेल कंप्लीट हो जाएगा और उस प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगा। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, अब इसका फंक्शंस वगैरह के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक हम सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, इस पर रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए हम लोग 2 हाफ सेल लेंगे। तो पहला हाफ सेल जो है वो देखो, पहला हाफ सेल ये हो गया और ये हो गया दूसरा हाफ सेल। ठीक है, अब देखो यहां पहला हाफ सेल जो बना हुआ होता है वो हम लोग लेते हैं कि यह जो है यह जिंक रॉड से बना हुआ है, जेडन रॉड से बना हुआ है। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है इसका जो बना हुआ है कॉपर रॉड से, इसको हम लोग बोलते हैं सीयू रॉड। ठीक है ना, यह कॉपर रॉड से बना हुआ है। अब देखो जो भी इलेक्ट्रोड जिस सब्सटेंस का बना हुआ था है उसी का एक्वस फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां देखो
इसमें देखो, इसमें जो आयंस होगा वो होगा ZnSO4 का, ठीक है, किसका होगा, ZnSO4 का, ठीक। और इसमें जो आयंस होगा वो होगा CuSO4 का, ठीक है ना, CuSO4 का। और इस दोनों को कनेक्ट करते हैं हम लोग, उस मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं कि सॉल्ट ब्रिज है। यह क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज का बहुत काम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, सॉल्ट ब्रिज का, ठीक। और इस दोनों एनोड को जब हम कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगा, और इस सेल को हम लोग कहेंगे कि यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद रखना, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं और राइट हैंड इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहते हैं, ठीक है। कैथोड के बारे में हम आपको बताए हैं कि इसको और हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और एनोड जो होता है यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। यह कैसा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इसको और हम लोग कहते हैं कि यह लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड इलेक्ट्रोड है, राइट हैंड इलेक्ट्रोड है। एक दो पॉइंट और यहाँ पर समझते हैं, तब फिर हम इसका रिएक्शन लिखेंगे, ठीक। जैसे इसमें लिखा हुआ कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन जो होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन वो कहाँ होता है, एनोड पर होता है। और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करना। जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कहाँ होगा, कैथोड पर, ठीक। और जब दोनों ही हाफ सेल्स के केमिकल रिएक्शन को हम लोग ऐड कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगा। इसके बाद एक और बात बताओ कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या डैनियल सेल में जो रिएक्शन होता है वो फुल्ली रिडॉक्स काइंड होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन भी होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी जाके सेल का फंक्शन स्टार्ट होगा। देखो जैसे एनोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो क्या होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो कैथोड कलेक्ट करेगा, कैथोड क्या करेगा, उसको कलेक्ट करके रखेगा, ठीक है। और जब फिर इसका यूज हम लोग करेंगे, जैसे आपको बल्ब जलाना हो, पंखा चलाना हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से करंट जो है एनोड की तरफ जाएगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसको क्यों कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहने का मतलब हम लोग अभी तक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से ये जानते थे कि जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। और जो सब्सटेंस या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं ना। लेकिन यहाँ ठीक उसका हम अपोजिट कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एनोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, कैथोड को। बावजूद इसके हम एनोड को क्यों नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव है। और कैथोड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कैथोड इलेक्ट्रॉन लेने के बावजूद भी हम इसको कह रहे हैं कि यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन को देख कर डिसाइड नहीं किए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। देखो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल या आप वोल्टेज सेल बोलो, ठीक है ना, इस सभी सेल में क्या होता है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड की ओर, ठीक है ना, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड की ओर। लेकिन करंट जो होगा वो करंट कैथोड से एनोड की ओर आता है, ठीक। तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या है कि करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो कहां से हो रहा है, कैथोड से। किस तरफ हो रहा है, तो एनोड के तरफ हो रहा है। तो पॉजिटिव कौन हुआ, कैथोड, और नेगेटिव कौन हुआ, एनोड। ये बात को याद रखना, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ कॉपर रड है तो हम उसी का आयंस लिए हैं, ठीक। यहाँ जिंक रड है तो हम उसी का आयंस लिए हैं। तो अब अगर हम देखते हैं
तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, तो एनोड पर होगा। तो एट एनोड, ठीक है ना, एनोड। तो यहां जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन। ठीक है, हम इसी क्लास में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे हमको सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करने में रिडॉक्स रिएक्शन बहुत मदद करेगा। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहां जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा। ठीक, तो यहां जिंक है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। ठीक है, यहां Zn2+ कैसे हुआ, यहां देखो SO4 है। अगर SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सल्फर का स्टेबल कितना +6, और इसमें कुल ऑक्सीजन की संख्या कितना है 4, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो कुल मिला के 4 ऑक्सीजन है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा -8। ये +6 और -8 को जब हम सम करेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या है, जिस एलिमेंट का निकालना होगा आप उसको X मान लीजिए। जैसे मान लो हमको इसमें जिंक का निकालना था, तो हम जिंक को X मान लेंगे, और उसके बाद SO4 का कंबाइंड फॉर्म में कितना आया -2, तो x -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं Zn कन्वर्ट हो रहा है +2 में। ठीक, आपको पता है ये बात कि कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में कितना होता है 0। अब फ्री स्टेट कहने का मतलब क्या है, ना तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है और ना ही वो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जब ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना लेगा तो चार्ज डेवलप तो बिल्कुल नहीं होगा, और जब चार्ज डेवलप नहीं होगा तो कुछ तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि 0 कर देते हैं। ठीक, और ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना। तो जब यहाँ जिंक फ्री स्टेट से +2 के केस में आया, तो +2 क्या है 0 से बड़ा है, +2 0 से बड़ा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 2, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम कैथोड की बात करते हैं, तो एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगा। ठीक है ना, कैथोड पर कैसा हो जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक, तो कैथोड पर जो हम एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं कैथोड को प्रिपरेशन करने के लिए, वो कौन सा है, कॉपर है। तो कॉपर किसके फॉर्म में है, तो CuSO फॉर्म में है। CuSO4 के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cu न्यूट्रल फॉर्म में। किस में हो जाएगा, Cu न्यूट्रल फॉर्म में। अब इसी दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इस दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तब क्या बनेगा Zn + Cu2+, और ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ और +Cu। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है साइमल्टेनियसली, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इन एनी केमिकल रिएक्शन, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ जो हम लोगों को मिला है यह रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, यह रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए। बिना रिडॉक्स रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सही से डील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हमको चाहिए ही चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। इसके बाद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, किसका ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, हम सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक क्विक रिवीजन होगा रिडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन
क्लास 11th में पढ़ना है और आप लोग पढ़े हुए हैं, तो एक बार रिवीजन के लिए हम उसको थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद हाउ टू बैलेंस ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का यहाँ कोई काम नहीं है, तो हम लोग उसका भी काम करेंगे। और इसी रिडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट का चर्चा करेंगे, जो पार्ट 2 में इलेक्ट्रोलाइसिस में हमको उसका इस्तेमाल करना है, इक्विवेलेंट वेट इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जहां फैराडे लॉ की चर्चा करेंगे तब करेंगे। फिलहाल कोई भी डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन यही होता है कि 2 हाफ सेल अलग अलग रहेगा, एक हाफ सेल्स को हम लोग एनोड कहते हैं, दूसरे हाफ सेल्स को हम लोग कैथोड कहते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन उसको कहेंगे, कैथोड पर रिडक्शन होगा जिसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे, ठीक। और उस दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ने के लिए कोई मटेरियल्स चाहिए ना, तो उस मटेरियल्स को हम लोग सॉल्ट ब्रिज नाम देते हैं। सॉल्ट ब्रिज का सिंपल समझ लो कि यह एक इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, ठीक है। और यह कैसा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इसका भी एक बेहतरीन टॉपिक है, हम इस पर चर्चा आपसे करेंगे थोड़ा देर में। लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जिससे हमको फायदा होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने में, सेल पोटेंशियल निकालने में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, या आप एक वर्ड में बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने में मदद करेगा, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना, इस डायग्राम को भी याद रखना, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल वे में है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो देखो अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल में हम लोग 9th 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। तो देखो ऑक्सीजन का ऐड करना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इसका हमको कोई काम यहाँ पर नहीं। रिडक्शन में इसी प्रोसेस को हम लोग पलट देंगे। रिडक्शन में क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, एक कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आओ हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। हाँ, तब देखो रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, ठीक। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। तो देखो अब बिना रिडॉक्स रिएक्शन के तुम समझ रहे हो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होने वाला है। रिडॉक्स रिएक्शन अच्छे से समझ लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आराम से पकड़ लोगे। अगर नहीं रिडॉक्स अगर तुमको क्लियर है तो फिर आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 तक नहीं होगा, पार्ट 2 कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या हम लोग करने वाले हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस दैट involve loss of electron, loss of electron by the atoms or ions, by the atoms or ions। जब कभी भी आयंस, एटम्स और आयंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उसको हम लोग कहते हैं कि यह ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन जैसे मान लो सोडियम फ्री स्टेट में था, कन्वर्ट हुआ, क्या बना बताओ, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, लॉस हुआ कि नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह से मान लो कि मैग्नीशियम है, कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम 2+ में, बताओ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो हुआ ना लॉस। मान लो कि अगर मैग्नीज है, यहाँ +2 है, कन्वर्ट हुआ Mn+4, ठीक, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। देखो लॉस तो पहले 2 कर चुका था, फिर यहाँ भी 2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस किया। ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे कि यह ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन किसको कहेंगे, तो याद रखना रिडक्शन
एक वैसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है एटम्स और आयंस के द्वारा, ठीक है ना। इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं बाय द एटम्स और आयंस के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए देखो Cl2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2Cl-, ठीक है। मान लो Fe 3+ है, हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हो जाएगा Fe न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। आप देखो एल्युमिनियम पर 3+ है, इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि यह रिडक्शन है। इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन है, ठीक है। इसको नोट कर लो, मिटा देते हैं, ठीक ना। देखो इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में, मेन वही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में आप रेडॉक्स रिएक्शन सीख लोगे तो तुमको बहुत आसान होने वाला है। देखो तो हेडिंग जो होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, तो अब बताओ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करना है तुमको, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में। तो यहाँ सवाल यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को निकालने आना चाहिए। जब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालने आएगा तब भी हम काम कर सकते हैं, अगर नहीं निकालने आएगा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि देखो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो हम लोग जो बनाएंगे अभी वो होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, समझ गए ना। ऑक्सीडेशन नंबर भी इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लोग कहते हैं। जैसे देखो पॉइंट नंबर 1, कोई भी एटम फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, उसको याद रखना। उससे पहले लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनीशन क्या होता है। देखो तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, इट इज डिफाइंड एज द number of electrons loss or gain by the atoms or ions from free state to the formation of that compound, ठीक है। फ्री स्टेट से कंपाउंड को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरल टर्म्स हम आपको बताते हैं जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है कि जनरल रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, एक सिंपल तरीका बता रहे हैं जिससे तुमको इलेक्ट्रो में मदद मिले, ठीक। तो याद रखना कि ग्रुप 1 जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब का यूज हम लोग करेंगे ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, जैसे अल्कली अर्थ मेटल के, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम और रेडियम, इस सब का कहीं भी हम लोग यूज करेंगे तो +2 यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस सब का -1। ऑक्सीजन का तो हालांकि बहुत होता है, लेकिन हम लोग -2 इस्तेमाल करेंगे इसमें क्योंकि पेरोक्साइड वगैरह का यूज बहुत कम होता है, इसलिए तुम -1 का इस्तेमाल करना, -2 का, ठीक है। उसके बाद फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम्स इन फ्री स्टेट, तो किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में 0 होगा। फ्री स्टेट कहने का मतलब है कि वैसा स्टेट में अभी वो मौजूद है कि इलेक्ट्रॉन लॉस ना किया है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कंडीशन क्या होगा, चार्ज डेवलप नहीं होगा। जब चार्ज डेवलप नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 0 कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट उसको कहते हैं कि जब अलग अलग कंपोनेंट से मॉलिक्यूल्स बनाने में इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। उसके बाद जनरल रूल्स में याद रखना कि जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट का +1 लेते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, इसको अल्कली मेटल कहते हैं हाइड्रोजन के छोड़ के, ठीक है, इसका +2 होता है। हेलोजन फैमिली में -1 होगा, इंटर हेलोजन होगा तो फिर वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा, वो सब याद रखना। ऑक्सीजन का जनरली -2 लेना, फ्री स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना। उसके बाद 2 पॉइंट्स और है। एक पॉइंट ये भी है कि चार्ज जो होता है ना किसी एटम का, चार्ज रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स, ठीक है ना। जैसे किसी एटम पर, अब देखो जैसे Cr3+ है, तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछे तुमसे क्या बोलोगे, +3 है, सिंपल बात है, समझ गए ना। एक पॉइंट और याद रखना, इसको मिटा दे, नोट कर लो, ठीक है। देखो इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है रूल्स का आखिरी पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम्स ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स होगा सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इज 0। क्यों, तो ड्यू टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से क्या होता है बताओ, 0 होता है। अब जैसे देखो एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो कि O2 कोई मॉलिक्यूल्स है, तो O और डबल बॉन्ड O है, बताओ यहाँ दोनों का तो शेयर बराबर है ना, और दोनों आइडेंटिकल एटम है, तो किसी को हम पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव नहीं दे सकते ना, तो इसीलिए दोनों का चार्ज जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of all atoms is equal to 0, और 0 अगर नहीं हुआ तो नंबर ऑफ चार्ज एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, जैसे देखो 2 पॉइंट ये है, देखो जैसे न्यूट्रल है, जैसे H2SO4 है, इस पर कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं है। जब कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है तो इसके लिए जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लिखना था, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर
प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। समझ गए? जहां भी देखना, जब मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड पर अगर चार्ज नहीं रहेगा ना, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट के सम करने के बाद इक्वेट कर लेना किसे, 0 से। ठीक, अगर किसी मॉलिक्यूल्स पर आयंस है, जैसे मान लो कि PO4 3 माइनस है, ठीक है, इसमें PO4 पर कितना माइनस है, 3 माइनस है, या तुम ले सकते हो NH4 प्लस ले सकते हो, C2O4 2 माइनस ले सकते हो। ठीक, तो यहां देखो 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इक्वल टू, जितना चार्ज होगा ना वही बराबर में लिखना, साइन भी बदलना मत, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। तो ये हमारा फॉर्मूला है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को निकालने आ जाएगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझ गए ना? अब देखो हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसको भी नोट कर लेना। अब देखो यहां हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के सोचते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ underlined atoms of following compound, ठीक है। जैसे मान लो H2SO4 है, इसमें सल्फर का बोल रहा है, C2O4 2 माइनस है, इसमें कार्बन का बोल रहा है, Cr2O7 है 2 माइनस, इसमें क्रोमियम का बोल रहे हैं। ठीक है, NH4 प्लस है, इसमें नाइट्रोजन का बोल रहा है। इसी तरह का हम लोगों का कंपोनेंट मिलने वाला है। जैसे मान लो Fe2O3 है, इसमें Fe का बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे H2SO4 में सल्फर का बोल रहे हैं निकालने को, किसका बोल रहे हैं निकालने को, सल्फर का है। तो देखो क्या हो जाएगा, H2SO4 सल्फर निकालना है, तो जिसका निकालना रहेगा लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, इसको X मान लेना, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि हाइड्रोजन का जो किसी दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +1 होता है, इसको याद रखना। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 1 प्लस सल्फर 1 है तो 1 इंटू एक्स, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4 और इंटू -2। अब चूंकि इस मॉलिक्यूल्स पर कहीं भी प्लस और माइनस का चर्चा नहीं किया हुआ है, तो जब प्लस और माइनस का चर्चा नहीं किया हुआ है तो इक्वेट करना है इसको किससे, 0 से। ठीक है, तो 2 जा 2 और प्लस 1 इंटू एक्स तो एक्स, अब प्लस माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर लो, x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6। तुम उसी तरह से जिस क्वेश्चंस का बनाना चाहते हो बना सकते हो, पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न में बदलेगा नहीं, सिर्फ फर्क वहां पड़ेगा जहां चार्ज रहेगा। तो ध्यान देना 0 से इक्वेट नहीं करके चार्ज से इक्वेट करना। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे हम इसी कंपाउंड में C2O4 या Cr2O7 2 माइनस का हम बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लेना इसको। देखो जैसे दिए हुआ है कि Cr2O7 2 माइनस है, इसमें बोल रहा है क्रोमियम के निकालने, क्रोमियम का निकालना बहुत आसान है, बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, आसानी से निकाल लोगे। तो इसमें मान लो कि लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इज इक्वल टू x, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2। उसके बाद देखो क्या करना, तो 2 और इंटू एक्स और प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा 2x - 14 इज इक्वल टू -2। अब देखो इसको उधर ले जाएंगे तो
12 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12/2, तो कैंसिल आके कितना आ जाएगा +6। तो ये सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ये तरीका है। ठीक, इसके बाद ध्यान दो, मेन जो इसका टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब जैसे सिंपल ट्रिक से बोल रहे थे ना, जैसे इसको देखो 4 2 जा 8, 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 3 आ जाएगा, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो उसमें थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो, और देखो अभी जो टॉपिक है वो है अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, 1 बाय 1 हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर हो। ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम्स और आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है। ठीक है ना, एटम्स और आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोसेस दैट involve increases the oxidation state of atoms और आयंस। ठीक है, किसी भी एटम्स और आयंस के ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे H2C2O4 ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। अभी मत सोचना कि एटम बैलेंस नहीं है, समझ रहे ना, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग कोशिश करेंगे कि एटम्स को बैलेंस कर लेने का। अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस में क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एटम्स और आयंस का इंक्रीज करेगा। चलो इससे पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि AXBY है और ये कन्वर्ट हो रहा है XA, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +M1 मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं +M2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन कब होगा, जब M2 ग्रेटर देन होगा M1 से, M2 ग्रेटर देन होगा M1 से। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कि यह ऑक्सीडेशन है। ठीक है ना, इसको हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडेशन है। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका सेम है। करना क्या है कि जो भी नंबर होगा एटम्स का उसको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ M2 बड़ा था तो M2 माइनस M1। अब यही एग्जांपल देखो हम यहाँ पर लिए, तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 आएगा, इसका +4। अब तुम लोगों को भी रटने का जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहे ना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, +4 हो जाएगा। ठीक है, अगर बैक साइड में कुछ है जैसे हाइड्रोजन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्काली का कोई भी ग्रुप है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो 4 2 जा 8, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6, इससे डिवाइड कर दो 3। कॉन्सेप्ट वही है, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि +4 +3 से बड़ा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो उस केस में हम लोग निकालेंगे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, इधर कार्बन कितना है 1 है और इधर कार्बन कितना है 2 है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू
4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब इसी में तुम क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि यह ऑक्सीडेशन है। उसके बाद देखो हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं कि 2Cl माइनस है और ये कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में। तो देखो होमोएटॉमिक एटम्स का, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में प्रत्येक एटम का मतलब सभी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है, उसको याद रखना। और यहाँ माइनस है तो -1, तो देखो 0 बड़ा है किससे, -1 से, तो यहाँ भी प्रोसेस जो होगा वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लॉस और गेन कैलकुलेट करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो नंबर ऑफ कितना है, तो 2 इंटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माइनस इंटू -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन। उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि रिडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो रिडक्शन, इसको नोट कर लो, मिटाते हैं, ठीक। देखो तो रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन देखो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीजेस बाय द एटम्स और आयंस। तो क्या हो जाएगा कि इट इज द process that involve gain नहीं, decreases oxidation state of atoms और आयंस, ठीक है ना। क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे इसमें भी हम लेते हैं कि AX BY है और ये डिसोसिएट होकर बन रहा है AX। इसको हम लोग मान लेते हैं कि N2 है प्लस में और इसको मान लेते हैं कि प्लस N1 है। तो इसको रिडक्शन होने के लिए N1 को ग्रेटर देन होना होगा N2 से। आपको क्या बताए कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा, तो वहां पर ध्यान रखना कि यहां से यहां तक जाने में ऑक्सीडेशन नंबर जो एटम्स का होगा वो घटेगा, और जब घटेगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ध्यान रखो यहाँ पर क्या होगा कि रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन में हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका वही है, नंबर ऑफ एटम्स x इंटू, फिर क्या हो जाएगा, देखो x इंटू बोलो N1 माइनस N2। हमेशा याद रखना, हमेशा क्या करना, याद रखना कि बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब में से छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे K2Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 प्लस में। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +3 है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में तुम देखो +6 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ हो जाएगा, +3, तो घट रहा है ना। और जब घट रहा है तो घटने वाले केस को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं ना। और जब रिडक्शन हो रहा है तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो
तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे कि यह 6 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, लेफ्ट साइड में इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो K2Cr2O7 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा Cr3 प्लस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंस। इलेक्ट्रॉन को हम सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं, हमारा एटम बैलेंस नहीं है। जब वो हम लोग बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम लोगों का यूज करना था, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे याद रखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना रिडक्शन कहलाता है। समझ गए? तो ये दोनों बात को याद रखना। दूसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको एक वर्ड और यूज करना है। वो वर्ड यूज करना है कि कौन से एटम्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, कौन से एटम को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन करने तुमको आ जाएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन पोटेंशियल से जोड़ के तुम आसानी से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, या स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट निकाल सकते हो। तो आज जो हम टॉपिक लिखे थे क्विक रिवीजन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, उसका आखिरी पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद देखो। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग कैसे पहचान करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले समझो ओ ए, इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में याद रखना कि यह जो होता है यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और एक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अब इसी को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। उसमें कमी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। इलेक्ट्रॉन का जिसमें कमी होगा उसी को हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो H2SO4 है, प्लस 6 हाईएस्ट है। अभी से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर नहीं सकता है। HNO3 हाईएस्ट है, +5। KMnO4 +7 हाईएस्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग
एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, ध्यान देना, रिड्यूसिंग एजेंट में ध्यान देना, इसमें लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कैसा? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट होगा, कम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे देखो H2S -2 लोएस्ट हो गया, NH3 -3 लोएस्ट हो गया, MnO +2 लोएस्ट हो गया। इसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग कहेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट होता है, उसको डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं, वो भी देखिए लो। क्या पता भूल गए हो 11th में पढ़ के। देखो, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन state of atoms is called disproportion। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शन कहने का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर वह लॉस भी करेगा और जरूरत पड़ने पर वह गेन भी करेगा। याद रखना, जैसे एग्जाम्पल, जैसे यही मॉलिक्यूल से था SO2, तो क्या है +4 है, तो देखो तो +6 और -2 के बीच में ही ना आएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे तुम देखो NF3, तो क्या है +3 है, समझ रहे ना। उसके वजह से देखो MnO2, तो कितना है +4 है, समझ रहे ना। तो 3 बात याद रखना, जिस एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस एलिमेंट का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिस एलिमेंट का इंटरमीडिएट रेंज में होगा उसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे, आज का जो टॉपिक था उसमें थोड़ा सा हम चर्चा किए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज 11th का था, रिडॉक्स रिएक्शन का यूज हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो जो हम लोग शूट करेंगे, उसको हम लोग जो करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उसमें सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसमें पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कितने तरह का इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन को इसमें अच्छे से तैयार कर लेना कि अगला लेक्चर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।